महमूद साहब, आपकी तरफ आते हैं। मेरा ख्याल है कि अब तो रट गया है कि किसके क्या मसाइल हैं। तो आप लोगों के जो कॉटेज इंडस्ट्री है, खासतौर पर आप कॉटेज इंडस्ट्री को आप करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, तो क्या कॉटेज इंडस्ट्री तो खत्म हो गई ना? सबकी जमीनी पर तो कब्जा हो चुका है, लांडी का हो या औरंगी हो। और मेरे ख्याल में कॉटेज इंडस्ट्री हम इसको भी कहते हैं ना, कोरंगी में जो आपका मेहरान टाउन है वो भी कॉटेज इंडस्ट्री, वहां के भी यही सूरत हाल है। तो क्या सूरत हाल है? सबका गम जो है मुश्तरक है, बड़ी इंडस्ट्रीज हो या छोटी इंडस्ट्रीज हो। देखिए, ये जो बिजली के रेट हैं, बिजली की लोड शेडिंग है और बदअमनी है, इसने तमाम चीज़ को मुतासर किया है। और मैं ये कहूँगा कि 95% कॉटेज इंडस्ट्री ख़त्म हो गई है इस बिजली के बहरान की वजह से। अच्छा, एक चीज़, कॉटेज इंडस्ट्री किसको कहते हैं आप? ये जरा एक्सप्लेन कर दीजिए। एक तो हो गया लार्ज मैन्युफैक्चर सेक्टर, तो कॉटेज इंडस्ट्री में क्या होता है? देखिए, कॉटेज इंडस्ट्री का जो तस्वुर दुनिया में है ना, वो ये है कि कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो बड़ी इंडस्ट्री की बैकबोन होती है, उसको सपोर्ट करती है। अच्छा, यानी कराची के अंदर भी अगर आप देखें, मिसाल दें कि अगर टोयोटा गाड़ी बन रही है, होंडा मोटरसाइकिल बन रही है और इंडस गाड़ी बन रही है, इनकी जो सारी चीजें जो है ना वो उस फैक्ट्री में नहीं तैयार होती हैं। जी, समझ गया आपकी बात। यामाहा मोटरसाइकिल है, उसका हैंडल कॉटेज इंडस्ट्री में बन रहा है, उसके स्क्रू पेज जो है वो लांडी के अंदर बन रहे हैं। इसी तरह टोयोटा गाड़ी है, उसकी बहुत सा सामान जो है, इसको इंडेंटर भी कहते हैं। जी हाँ, इंडेंटर कहते हैं। इंडेंटर कहते हैं। अच्छा, उसमें ये उससे ये एक तो फायदा ये होता है कि सरमायादार को ये होता है कि हमें सस्ती चीज मिल जाती है, ठीक है। और हमें ये फायदा होता है और गवर्नमेंट को ये फायदा होता है कि लोगों को रोजगार तो मिल जाता अभी है। जो प्रोडक्शन हो रही है, मिसाल के तौर पे गाड़ियां बन रही हैं, ट्रैक्टर बन रही है या कोई चीज बन रही थी, इनकी तो सप्लाई तो हो रही है ना मोटरसाइकिल की, तो कॉटेज इंडस्ट्री कर रही है ना। मतलब ये कि जो सूरत हाल है वो बहुत ख़राब है, तशवीशनाक सूरत हाल है। इसलिए कि जब वो बनाने वालों को बिजली नहीं मिलेगी या उनके रेट इतने ज़्यादा हो जाएंगे तो वो ज़ाहिर है वाइंड अप कर देंगे। और सबसे ज़्यादा जो मारा है वो लोड शेडिंग ने मारा है। इसमें हमारे बनारसी के कारखाने बहुत ज़्यादा थे, औरंगी टाउन के अंदर और यहाँ पे। तो अभी मैं आपको बताऊँ कि मैं लांडी पिछले हफ्ते को मुझे वहाँ बुलाया। बाबर मार्केट जो है वो कहते हैं एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। हमारे यहाँ एशिया की सारी चीजें बड़ी होती है, तो वो जो है सारी चीजें बड़ी होती है। उस एशिया की मवेशी मंडी लगती है एशिया की सबसे बड़ी, कच्ची आबादी एशिया की सबसे बड़ी। उस एशिया की सबसे बड़ी मार्केट का हाल ये है कि 12 घंटे लोड शेडिंग है और 6 घंटे ड्यूटी आवर्स के अंदर पब्लिक जो हमारे बिजनेस आवर्स हैं जी। उसमें वो लोड शेडिंग है। और मैं 1.5 साल से लगा हुआ हूँ, वहाँ के जनरल मैनेजर से मेरी मुलाकात भी हुई है, सब कुछ हुई है, वो उसको नहीं कर पा रहे हैं। तो अब आप ये बताएं ना कि ये चीज़ किस तरह मतलब सर्वाइव कर सकती है। और वही है कि लोग उसको वाइंड अप करके कोई और काम की तरफ जा रहा है। हद ये कि लोग चिंची रक्षा चलाने में मजबूर हो गए, क्योंकि पेट तो पालना है ना। तो ये सूरत हाल है। अब आप ये देखें, ये हम तो कहते हैं कि यार कराची को बहुत कहते हैं साहब हमने भत्ता बंद हो गया, कराची के अंदर भत्ता सिस्टम खत्म हो गया, मगर ये जो भत्ता हमें हर महीने के इलेक्ट्रिक की बिल की सूरत में मिल रहा है, यानी प्रॉब्लम वही है जो बिल्कुल वही प्रॉब्लम लार्ज मैन्युफैक्चर सेक्टर की है। महमूद साहब, एक मेरे पास वो है कि वो कॉटेज इंडस्ट्रीज का था लांडी का कि 2334 इंडस्ट्रियों का क्यों आबाद ना हो सका, क्या मसला है ये लांडी का? देखिए, ये लांडी कॉटेज इंडस्ट्री और औरंगी कॉटेज इंडस्ट्री, दो कॉटेज इंडस्ट्रीज जो हैं ये अनाउंस की थी केएमसी ने 1992 के। सियासत की नजर हो गई, बस वो सियासत के या सुरखीते के नजर हो गई। और औरंगी वाला तो कब्जा हो गया, औरंगी पे कब्जा हो गया, कुछ छुड़ाया भी है। अभी मेयर कराची ने उनको पोजीशन ऑर्डर दिए हैं, लेकिन ये पोजीशन ऑर्डर दिए हैं। नॉर्दर्न बाईपास वाला भी जो है वो नॉर्दर्न एक्टिव नहीं है, वो भी एक्टिव। अच्छा, अब आप सुन लीजिए, नॉर्दर्न बाईपास का मतलब खुद सर्वे करके आया, वहां के आपके ताजिर जो है इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने जमीन रख के छोड़ी हुई है। तो कसूरवार कौन है, हुकूमत है या आप लोग? इसमें देखिए ना, इसमें जब रूल्स आप बनाएं, जब आप उसको दे रहे हैं तो पाबंद करें कि भाई 6 महीने में या साल भर के अंदर। बात करप्शन है। कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पे इसमें ताजिर। मैं गया वहां पे आप यकीन कीजिए कि वहां पर नकी साहब के इतना बड़ा जो नॉर्दर्न बाईपास पे जो उन्होंने इंडस्ट्री बनाई है कॉटेज इंडस्ट्री की, सारी जमीनें ओपन है और सब उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट के लिए उसको रख के छोड़ा हुआ है। देखिए, ये जो है बेरोजगार नौजवानों के लिए अनाउंस की गई थी 1992 के अंदर। जी, उन्हीं के नाम पर सारा गेम होता है। 24 आ गया। अब जो आदमी, जो लड़का उस वक्त 22 साल का था, वो 50 साल को क्रॉस कर गया है।
और अभी भी जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया औरंगी के बारे में, उसमें जो पोजीशन दिया गया है वो ज़बानी पोजीशन दिया गया, ना वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, ना रोडें बनाई गई हैं। वो गूगल से सर्वे करके प्लाट की निशानी लगा के दे रहे हैं, ये प्लाट है, और सब ब्लॉकों को नहीं दिया है। यानी हुकूमत और केएमटी जो है इसमें संजीदा ही नहीं है, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी नहीं हो रहा। हमारा जो लांडी का केस है वो इस वक्त चल रहा है। इन्होंने जस्टिस सलाउद्दीन पवार साहब ने ऑर्डर दिए हैं कि ज्वाइंट सर्वे करके जो रेवेन्यू बोर्ड और केएमसी गुमराह कर रहे हैं उनको ज्वाइंट सर्वे का हुक्म दिया है चीफ सेक्रेटरी के निगरानी के अंदर। वो रिपोर्ट जो है वो 27 नवंबर को पेश होना थी, मगर फिर चिरागों में रोशनी ना रही। 26वीं तरमीम के तहत जो है वो हमारी आप समझते हैं कि बेरोजगार नौजवानों, यतीमों, मिस्कीनों और हकदारों के नाम पर ही सारा कुछ स्कीम आती है, उसके बाद हड़प कौन करता है आपको भी पता है ना। तो सवाल ही पैदा होता है कि मुझे तो ये कह रहा हूं ना कि देखें, अगर कॉटेज इंडस्ट्री की ज़मीनें अगर का मसला है, कब्जे हो रहे हैं या ये हो रहा है, इसमें कुछ बहुत मौजूद के साथ इसमें आपके ताजिर हज़ार भी इन्वॉल्व है। देखिए ताजिरों का तो इन्वॉल्व है, ताजिरों को तो मौका ही नहीं दिया गया ना। वो तो आप कह रहे हैं ज़मीनें पड़ी हैं, वो इन्वेस्टमेंट के नतीजे में उन्होंने तामीरात नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो हमारी ज़मीन हमें पता ही नहीं कहाँ पे ज़मीन, करोड़ों रुपया दे दिया। सियासत हुई ना जी, उसमें सियासत में तो मेरे ख्याल में सियासत है या करप्शन है। बहुत सारे आप हुकूमतों को देख लेंगे जिसमें आपकी हुकूमत भी आई, उसने क्या किया? देखिए हर दौर के अंदर जो सुर्ख फीता है वो काम करता रहा। गुड, आपने खुद तस्लीम कर ली इस बात। बिल्कुल सुर्ख फीता, तो आपको समझते हैं सुर्ख फीते से बड़ा कोई फीता नहीं है इस मुल्क के अंदर। खैर, तो अभी क्या सूरत हाल है? अभी ये है कि हम इंतजार कर रहे हैं कि समात शुरू हो। कब होगी? अब मेरा ख्याल ये कि छुट्टियां हैं। आप समझते हैं कि ये समातों के जरिए मामले हल होंगे? देखिए इसके अलावा कोई हल भी नहीं। अच्छा चीजें नहीं है, लेकिन जैसे कि आर्मी चीफ साहब आए, उन्होंने मुलाकात की, प्राइम मिनिस्टर मुलाकात करते हैं, आप लोग कोशिश क्यों नहीं करते? आप लोग कोशिश क्यों नहीं करते कि इस मसले को लेके कि उस लेवल पे लेके जाएं? इसमें कोशिश करते हैं। हमने इससे पहले गवर्नर से मुलाकात की है और वज़रा से मुलाकात की है, लेकिन नतीजा नहीं निकला। मतलब वो ये होता है कि फिर हम गए कि कितने लोग इफेक्टिव हैं इससे कॉटेज इंडस्ट्री की जमीन पे? ये 4000 वहां के हैं और 2334 यहाँ लांडी के मतलब 6-7 से 7,000 अभी तक इफेक्टिव है। उनके पैसे फंसे हुए हैं, पैसे फंसे हुए हैं और वो धक्के भी खा रहे हैं। जो इन लोगों की मदद क्यों नहीं लेते आप? जी, आप जुनेद साहब की मदद क्यों नहीं लेते? लेंगे मदद। अब तो एक लांडी और कुरंगी ये तकरीबन समझे कि आजूद मौजूद हैं। ये मैंने डिस्कस किया। ये जो मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ साहब से, तो उसके बाद जो अहकामात आए थे जी कब्जा माफिया के खिलाफ, जिन डीसीज और जिन SHOs और कुछ अफसरान के तबादले किए गए थे, कल की इत्तला ये है कि वो बैक हो गए। मसला ये है कि जो क्या कहते हैं तरबियत की बात कर रहे हैं कि तरबियत के लिए भी है। वैसे ईमानदारी की बात है कि होना चाहिए, तरबियत होनी चाहिए। जिस तरह का आप डॉक्टर जब होते हैं, जब डॉक्टर्स जब आहिस्ता आहिस्ता उनकी टेक्नोलॉजी देते हैं तो उनको भी तरबियत देते हैं ना आप उसको नए टेक्नोलॉजी से कि क्या है तरीका। ये तरबियत कहाँ से हासिल की है कि आपने IPPs बनाई हैं, 2800 अरब रुपए आपने उनको पेमेंट कर दिया, एक यूनिट पैदा नहीं किया उन्होंने। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कच्चे के डाकू को पता चल जाए कि इस तरह कमाया जा सकता है, वो डाके डालना छोड़ दें, वो IPPs कंपनी बना दें। महमूद हाफिज साहब ने जो बात की IPPs वाली, कि अच्छा वो भी आप यकीन कीजिए कि 93-94 में IPPs आई, जब बेनजीर भुट्टो शहीद जो थी वो थी, उसके बाद चल रहा। आज तकरीबन 30 से 35 साल के बाद ये बात कैसे उठी? वो भी आसिफ आपके इजाज गौहर साहब ने, जो निगरान हुकूमत के वजीर तिजारत थे, उन्होंने बात की। तो इतने अरसे तक ताजिर क्यों खामोश रहे? नहीं, ताजिर तो खामोश रहे, लेकिन ये कि ये तमाम सियासी जमातें मिल बांट के खा रही थी। तो भाई ये पहले क्यों नहीं बात? वो तो जी महमूद भाई, बस एक बात, टाइम कम है, थोड़ा सा बात करना, टू दी पॉइंट। बहुत अहम बात है जो कारोबारी लिहाज से हमारे और खास तौर पे हम कराची के लोग मुतासिर हैं, वो ये कि देखिए इस वक्त जो है म्युनिसिपल टैक्स लगाया है और 4 अरब रुपए के करीब वो महाना वसूल हो रहा है। लेकिन कराची के अंदर जो हाल ये है कि इस वक्त यूनिवर्सिटी रोड जो है उसका क्या हाल है, ये 2019 से ये मंसूबा चल रहा है, 6 साल में ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका, और ये कब होगा अभी पता नहीं। हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, बता रहे हैं कि 6 महीने में हो जाएगा, अल्लाह करे हो जाए। अच्छा, साथ में ये कि ये जो इस वक्त कराची की जो सड़कें हैं वो खंडर बनी हुई हैं, और इतना पैसा आने के बाद जो है वहां पे जो है ना चेपियां लगाई जा रही हैं, और वो चेपियां ऐसी लगती हैं कि 8 रोज के बाद वो उखड़ जाती हैं।
हालांकि जरूरत इस बात की है कि हमें पूरी सड़कें बने। नेक्स्ट चेपियां के मतलब है पेमेंटकारी, यानी कि उसको जो है वो जो टूटी हुई भाई, जगह एक सड़क को पे लगाया है, जा रहा है। वो मैंने कहा चार बता दूं, ट्रैक बहुत जा सारे रहे हैं। चेपियां नहीं समझ पा रहे हाँ, होंगे। एक सड़क पे 4 ट्रैक जा रहे जी, हैं। जी, बिल्कुल सही कोई है। 2 इंच ऊंचा है तो कोई 3 इंच ऊंचा है। जी नकी साहब, मोटर cost- व्हीकल टैक्स तो हम दे रहे हैं ना सर, वो कराची तो के मैं शहरी दे रहे हैं। आपसे अर्ज कर रहा वो हूं। आप पूरे सिंध में इस्तेमाल कर रहे हैं, मोटर व्हीकल टैक्स भी तो हम दे रहे हैं ना। सर आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। KMC, मोटरसाइकिल 35 आती है उससे पहले पूरा 35 टैक्स ले लिया जाता है।